मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया है। बीते वर्षों में डीबीटी के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से अधिक योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। अब तक पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम करोड़ लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि ऐसी योजनाओं और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा सका है। जब भ्रष्टाचार रुकता है और टैक्स की पाई का सदुपयोग होता है, तब हर टैक्स पेयर को भी गर्व होता है। माननीय सदस्यगण, आज देश का ईमानदार करदाता चाहता है कि सरकारें शॉर्टकट की राजनीति से बचें। ऐसी योजनाएं बने जो समस्याओं की स्थायी समाधान को प्रोत्साहित करें, जिनसे सामान्य जन का सशक्तिकरण हो। इसलिए मेरी सरकार ने वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देशवासियों के दीर्घकालिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। गरीबी हटाओ अब केवल नारा ही नहीं रह गया है। अब मेरी सरकार द्वारा गरीब की चिंताओं का स्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। गंभीर बीमारी से गरीब परिवार का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती हैं। गरीब को इस चिंता से मुक्त करने के लिए राज्यव्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है। उनके 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाया है। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्रों में बहुत कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बीते वर्षों में गरीबों के करीब 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। यानी सिर्फ आयुष्मान भारत और जन औषधि परियोजना से ही देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद हुई। अब मैं द्वितीय भाग के लिए मंडल की उपाध्यक्ष श्रीमती मुक्तकेशी त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि द्वितीय भाग। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। सम्मानित मंच को सादर नमस्कार। सम्मानित जनता को सादर नमस्कार। मैं सामान्य नागरिकों के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। मेरी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। उसके पहले तक 7 दशकों में देश में करीब 3.25 करोड़ घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचा था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत इन 3 वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवार पाइप्ड वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवारों को ही हो रहा है। उनकी चिंता का स्थायी समाधान हो रहा है। बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। जब घर मिलता है तो नया आत्मविश्वास आता है। इससे उस परिवार का वर्तमान तो सुधरता ही है, उस घर में संतान बड़ी होती है, उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सरकार ने टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस ऐसी हर मूल सुविधा की चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया है। इससे देश की जनता को यह विश्वास हुआ है कि सरकारी योजना और सरकारी लाभ वास्तव में जमीन पर पहुंचता है और भारत जैसे विशाल देश में 100% कवरेज यानी सैचुरेशन संभव है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, अयम निजा परो वेति गणना लग चेत साम, यानी यह अपना है या पराया है, ऐसी सोच नहीं होती है। मेरी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट है। मेरी सरकार हर योजना में 100% सैचुरेशन के साथ ही अंत्योदय के प्रति भी पूरी निष्ठा से काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सही और सभी लाभार्थियों को मिले, कोई भी सरकार की योजना के लाभ से वंचित न रहे। माननीय सदस्यगण, हमने देखा है कि कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और कोशिश की कि
देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोए। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। यह एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और आज इस योजना की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। इस प्रशंसा की एक वजह यह भी है कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनी पारदर्शी व्यवस्था में अनाज पूरा का पूरा हर लाभार्थी तक पहुंच रहा है। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना को पूरा किया जा सकता है। अब मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्र को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरी सरकार ने हर उस समाज को इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, बल्कि विकास में सभी की अपनी भूमिका है। इसी भाव के साथ वंचित वर्गों और विकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। रेहड़ी ठेले, फुटपाथ पर बड़ी संख्या में हमारे छोटे व्यवसायी अपना व्यापार, कारोबार और दुकानदारी करते हैं। मेरी सरकार ने विकास में इन साथियों की भूमिका को भी सराहा है। इसलिए पहली बार इनको फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा और पीएम स्वनिधि के माध्यम से सस्ती और बिना गारंटी के ऋण की व्यवस्था की। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अभी तक करीब 40 लाख साथियों को इसके तहत ऋण दिया जा चुका है। मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। खास बात यह है कि लाभार्थियों को लगभग 3 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। इससे अभी तक लगभग 54,000 करोड़ रुपए महिला किसानों को मिल चुके हैं। इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की कवरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। किसानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से लेकर फसलों के MCFP में वृद्धि करते हुए मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने अनुसूचित जात, जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही हैं, तब ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पा रहे हैं। अनुसूचित जात के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अम्बेडकर उत्सवधाम, अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आदिवासी गौरव के लिए तो मेरी सरकार ने अभूतपूर्व फैसले किए हैं। पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। हाल ही में मानगढ़ धाम में सरकार ने आदिवासी क्रांतिवीरों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि दी। आज 36,000 से अधिक आदिवासी बहुमूल्य वाले गाँव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। आज देश में 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खुल चुके हैं। देश भर में 3,000 से अधिक बंधन विकास केंद्र आजीविका के नए साधन बने हैं। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर OBC के वेलफेयर के लिए हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। बंजारा, घुमंतू, अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए भी पहली बार वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। माननीय सदस्यगण, देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जो विकास के अनेक पैमानों के पीछे रह गए थे। सरकार ने इस जिलों को आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर इनके विकास पर ध्यान दिया है। आज ये जिले देश के दूसरे जिलों से बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं। आकांक्षी जिलों की सफलता को अब मेरी सरकार ब्लॉक स्तर पर दोहराने के लिए काम कर रही है और इसके लिए 500 ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू किया है। ये आकांक्षी ब्लॉक सामाजिक न्याय की एक संस्थागत व्यवस्था के तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। देश के जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों को भी बीते दशकों में विकास का सीमित लाभ ही मिल पाया था।
नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में जो दुर्गम परिस्थितियों के साथ साथ अशांति और आतंकवाद भी विकास के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरी सरकार ने अस्थायी शांति के लिए अनेक सफल कदम उठाए हैं और भौगोलिक चुनौतियों को भी चुनौती दी है। इसी का परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की एक नई गति का अनुभव कर रहे हैं। सीमावर्ती गांवों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पर काम शुरू किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बीते सालों में तैयार किया गया है। इससे भी इन क्षेत्रों में विकास को गति मिल रही है। पिछले कुछ दशकों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। वामपंथी हिंसा भी अभी कुछ जिलों तक ही सीमित रह गई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण की है। इस संदर्भ में मुझे नारी शक्ति नामक एक प्रेरक कविता का स्मरण होता है, जिसे भारतीय साहित्य की अमर विभूति, स्वाधीनता सेनानी तथा ओडिया भाषा की सुप्रसिद्ध नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत ने लिखा था। आज से लगभग 100 वर्ष पहले उन्होंने यह उद्घोष किया था, वसुंधरा तले भारत रमणी नूहे हीन नूहे दीन, अमर कीर्ति कोटि जुगे केवे जुग तुम नोहि विलीन। अर्थात भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में न तो हीन है न दीन है। संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति जुगों जुगों तक कभी लुप्त नहीं होगी, यानी सदैव बनी रहेगी। मुझे यह देखकर गर्व होता है कि आज की हमारी बहनें बेटियां उत्कल भारती के सपनों के अनुरूप विश्व स्तर पर अपनी कीर्ति का पताका लहरा रही हैं। मुझे प्रसन्नता है कि महिलाओं की ऐसी प्रगति के पीछे मेरी सरकार के प्रयासों का संबल रहा है। मेरी सरकार द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनके केंद्र में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तिकरण रहा है। महिला उत्थान में जहाँ पुरानी धारणाओं और पुरानी मान्यताओं को तोड़ना भी पड़ा है, उससे भी सरकार पीछे नहीं हटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफलता आज हम देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों में समाज में जो चेतना आई है, उससे बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो, फिर प्रधानमंत्री मातृ योजना, इनसे माँ और बच्चे दोनों के लिए जीवन को बचाने में हम सफल रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के भी लगभग 50% लाभार्थी महिलाएं ही हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके करियर तक हर बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश के सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट्स का निर्माण हो या फिर सैनिटरी पैड से जुड़ी योजना, इससे बेटियों के ड्रॉप आउट रेट बहुत कमी आई है। स्वच्छ भारत अभियान से महिलाओं की गरिमा तो बढ़ी ही है, इससे एक सुरक्षित माहौल भी उन्हें मिला है। सुकन्या समृद्धि योजना से देश भर के करोड़ों बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए पहली बार सेविंग अकाउंट खुले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बेटियों की शिक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नमस्कार। अब मैं तृतीय भाग के वाचक मंडल के महामंत्री श्री DN यादव जी को सादा आमंत्रित करता हूँ। मेरी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिश न हो। इसलिए माइनिंग से लेकर सेना में अग्रिम मोर्चे तक हर सेक्टर में महिलाओं की भर्ती को दिया गया है। सैनिक स्कूल से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल तक में अब हमारी बेटियां पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रही हैं। यह मेरी सरकार ही है जिसने मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया है। मुद्रा योजना के लगभग 70% लाभार्थी महिला उद्यमी ही हैं। यह स्टडी के अनुसार इस योजना की महिलाओं की आर्थिक शक्ति और सामाजिक फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ी। PM आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों को रजिस्ट्री भी महिलाओं के नाम पर होने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। जनधन योजना से पहली बार देश में बैंकिंग सुविधाओं में महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी आ गई है। देश में इस समय 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह भी काम कर रहे हैं, जिनमें करीब 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। इन महिला स्वयं सहायता समूह को सरकार द्वारा लाखों करोड़ों की मदद की जा रही है। माननीय सदस्यगण, हमारी विरासत हमें जड़ों से जोड़ती है और
हमारा विकास आसमान को छूने का हौसला देता है। इसलिए मेरी सरकार ने विरासत को मजबूती देने और विकास प्राथमिकता देने की राह चुनी है। आज एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहे हैं। एक तरफ हमने केदार धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल महालोक का निर्माण किया तो वहीं हर जिले में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज भी बनवा रही है। एक तरफ हम अपने तीर्थ और ऐतिहासिक धरोहर का विकास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत दुनिया के सबसे स्पेस पावर बन रहा है। भारत ने पहला पर्यवेक्षक सैटेलाइट भी लॉन्च किया। एक तरफ हम आदि शंकराचार्य भगवान बसवेश्वर, तिरुवल्लुवर, गुरु नानक देव जैसे संतों के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भारत हाईटेक नॉलेज का हब भी बनता जा रहा है। एक तरफ हम काशी तमिल संगम के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं तो वहीं वन नेशनल वन राशन कार्ड जैसे आधुनिक व्यवस्था भी बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया और 5G टेक्नोलॉजी में भारत के समर्थ को लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। आज भारत जहां योग और आयुर्वेद जैसी अपनी पुरातन विधियों को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नई पहचान भी सशक्त कर रहा है। आज भारत जहां प्राकृतिक खेती को की अपनी परंपरागत फसलों को प्रोत्साहित कर रहा है, वहीं नैनो यूरिया जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी विकास किया। खेती के लिए एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन टेक्नोलॉजी से सोलर पावर से किसानों को ताकत दे रहे हैं। शहरों में जहां स्मार्ट सुविधाओं के विकास पर बल दिया जा रहा है, वहीं स्वामित्व योजना में पहली बार गांव के घरों में ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर जहां आज हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, वहीं सैकड़ों आधुनिक वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च हो रही है। एक और हमारे व्यापार और परंपरागत ताकत दे रहे नदी जलमार्गों और बंदरगाहों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है तो मल्टी मॉडर्न कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक पार्क का नेटवर्क भी तैयार हो रहा है। माननीय सदस्यगण, आजादी के अमृत काल में देश 5 प्राणों के प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। गुलामी के हर निशान, हर मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत है। जो कभी राजपथ था, अब वह कर्तव्य पथ बन चुका है। आज कर्तव्य पथ पर नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हर भारतीय और गौरवान्वित कर रही है तो अंडमान निकोबार में भी नेताजी और आजाद हिंद फौज के शौर्य को हमने सम्मान दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेता सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पर नेताजी को समर्पित भव्य स्मारक और म्यूजियम का शिलान्यास भी किया गया। भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को नामकरण भी किया गया है। एक तरफ नेशनल वार मेमोरियल आज राष्ट्रीय शौर्य का प्रतीक बन गया है, वहीं हमारी नौसेना को अब छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का दिया प्रतीक चिन्ह मिला है। एक तरफ जहां भगवान बिरसा मुंडा सहित तमाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े संग्रहालय बन रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पंक्ति बनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ हर प्रधानमंत्री के योगदान को दर्शाने वाले प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। देश के प्रथम वीर दिवस को पूरे गर्व से श्रद्धा से मनाया गया। इतिहास की पीड़ाओं को और उनके साथ जुड़ी शिक्षाओं को जागृत रखने के लिए देश में विभाजन विविधता स्मृति दिवस की शुरुआत भी मेरी सरकार ने की। माननीय सदस्यगण, मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफलता खिलाफ देश को मिलना शुरू हो चुका है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी भी बढ़ रही है और दुनिया भर भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही है। आज हम भारत में ही सेमीकंडक्टर को लेकर हवाई जहाज और निर्माण तक के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं। ऐसे प्रयासों का परिणाम है कि भारत में बने सामान और निर्यात लगातार बढ़ रहा है। कुछ वर्ष पहले हम
बड़ी संख्या में मोबाइल फोन आयात करते थे। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का एक बड़ा निर्यात बन चुका है। देश में खिलौने के आयात में 70% कमी आई है, जबकि निर्यात 60% से भी ज्यादा बढ़ा है। मेरी सरकार की नई पहल परिणाम स्वरूप हमारा रक्षा निर्यात 6 गुना हो गया है। मुझे गर्व है कि हमारी सेना में आज NS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हुआ। हम मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर में ही प्रवेश नहीं कर रहे, बल्कि खादी और ग्रामों जैसे अपने इस पारंपरिक सेक्टर में प्रशंसन काम कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश में खादी और ग्रामीण उद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। मेरी सरकारों के प्रयासों से खादी की बिक्री भी 4 गुना बढ़ी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार इनोवेशन और एयरपोर्टशिप पर नियंत्रण अभूतपूर्व बल दिया है। इससे दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले हमारे देश की ताकत का दुरुपयोग हो रहा है। आज हमारे युवा अपने इनोवेशन की ताकत दुनिया को दिखा रहे हैं। 2015 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था, अब 40वें स्थान पर पहुंच गए। 7 वर्ष पहले जहां भारत में कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स ही थे, वहीं आज यह संख्या लगभग 90,000 पहुंच चुकी है। आज के युग में हमारी सेनाओं का भी युवा शक्ति और समृद्धि होना, युद्ध शक्ति में निपुण होना, टेक्नोलॉजी की पावर से लैस रहना बहुत अहम है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अग्निवीर योजना शुरू की गई है। इससे देश के युवा शक्ति को सेनाओं के माध्यम से राष्ट्र को सेवा का अधिकतम अवसर मिलेगा। मेरी सरकार देश के युवाओं की शक्ति को खेलों के जरिए भी देश के सम्मान से जोड़ रही है। हमारे खिलाड़ियों कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर ओलंपिक और पैरा गेम्स अभूतपूर्व प्रदर्शन कर यह साबित किया है कि उनकी प्रतिभा किसी से कम नहीं है। देश के कोने कोने से ऐसी प्रतिभाओं को खोजने, उनका टैलेंट दिखाने के लिए खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया सेंटर्स से लेकर टॉप स्कीम तक चलाई जा रही है। हमारी सरकार दिव्यांग कल्याण को लेकर भी पूरी तरह संवेदनशील है। देश में एक साइन लैंग्वेज और सुमध्य भारत अभियान के दिव्यांग युवाओं को बहुत मदद दी है। माननीय सदस्यगण, बीते दशकों में हमने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में 2 बड़ी चुनौतियां देखी है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाते थे। दूसरा, अलग अलग विभाग, अलग अलग सरकारें अपनी अपनी सुविधा से काम करती थी। इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी होता था, समय अधिक लगता था और सामान्य जन को भी असुविधा होती थी। मेरी सरकार ने PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाया है। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर राज्यों को यूनियन टेरिटरी ने भी उत्साह दिखाया है। इससे देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी विस्तार होगा। मेरी सरकार अब भारत को विश्व का सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक हम बनने के लिए प्रयासरत हैं। इससे लिए पिछले वर्ष देश में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। इस पॉलिसी के लागू होने से लॉजिस्टिक कास्ट में काफी कमी आई है। नमस्कार। अब मैं चतुर्थ भाग के वाचक निवर्तमान पार्षद श्री राजेश तिवारी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरी सरकार देश के विकास के लिए जिस स्पीड से और स्केल पर काम कर रही है वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। मेरी सरकार के आने के बाद भारत में गरीबों के लिए औसतन हर रोज आवास योजना के 11,000 घर बने हैं। इस अवधि में भारत में हर रोज औसतन 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़े हैं। हर रोज 55,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं।
मुद्रा योजना के तहत हर रोज 700 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन दिया गया है। बीते 8-9 वर्ष में भारत में लगभग हर महीने में एक मेडिकल कॉलेज बना है। इस दौरान देश में हर दिन 2 कॉलेजों की स्थापना हुई है। हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बनी है। सिर्फ 2 साल के भीतर भारत में 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज भी हुए हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साल 2004 से 2014 के बीच देश में जहां 145 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, वहीं मेरी सरकार में 2014 से 2020 तक 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या अब पहले के मुकाबले देश में दोगुनी हो चुकी है। 2014 से पहले जहां देश में कुल लगभग 725 विश्वविद्यालय थे, वहीं बीते केवल 8 वर्षों में 300 से अधिक नए विश्वविद्यालय बने हैं। इस दौरान देश में 5000 से अधिक कॉलेज खोले गए हैं। इस प्रकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो देश में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2013 से 2014 तक देश के करीब 3,81,000 किलोमीटर तक सड़कें बनी गई थी, जबकि 2021 से 2022 तक ग्रामीण सड़क का ये नेटवर्क 7 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। अब तक देश में की 99% से अधिक बस्तियां सड़क मार्ग से जुड़ चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक सहित अनेक संस्थाओं की स्टडी के अनुसार ग्रामीण सड़कों के गांव से रोजगार, खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा है। नेशनल हाईवे नेटवर्क से पिछले 8 वर्षों के दौरान 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जल्द ही भारत माला प्रोजेक्ट के तहत देश के 550 से ज्यादा जिले हाईवे से जुड़ जाएंगे। अर्थव्यवस्था को गति देने वाले कॉरिडोर की संख्या 6 से बढ़कर 50 होने वाली है। इस तरह देश का एविएशन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2014 तक जहां देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, अब वो बढ़कर 147 हो गई है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इसमें उड़ान योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय रेलवे अपने आधुनिक अवतार के सामने आ रही है और देश के रेलवे मैप में अनेक दुर्गम क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेसवे के रूप में एक आधुनिक एवं सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत या रेल का हिस्सा बन चुकी है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों में को भी रेलवे से जोड़ा जा चुका है। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों का आधुनिक बनाया जा रहा है। भारत रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारतीय रेल को सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक कवच का भी हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत की इस सोच को भी बदला है जो प्रगति और प्रकृति की परस्पर विरोधी मानी जाती थी। मेरी सरकार ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन लाइफ से जोड़ने पर बल दे रही है। सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सोलर एनर्जी क्षमता को करीब 20 गुना बढ़ाया है। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जीज की क्षमता में विश्व में 4थे स्थान पर है। देश की बिजली उत्पादन की 40% क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल से पैदा करने का लक्ष्य देश ने 9 वर्षों पहले ही हासिल कर लिया है। यह सफलता वर्ष 2070 तक नेट जीरो के हमारे संकल्प को सशक्त करने वाली है। देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल लीडिंग के लक्ष्य के पर भी तेजी से काम चल रहा है। सरकार ने हाल के मिशन हाइड्रोजन को भी स्वीकृति दी है। यह ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा ही लाखों रुपए करोड़ों के निवेश को आकर्षित करने वाला है। इसमें फलस्वरूप क्लीन एनर्जी को लेकर भी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी विदेशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। देश के शहरों और प्रदूषण कम करना भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। फेम योजना के तहत राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक शहरों में केंद्र सरकार द्वारा 7000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ी जा चुकी हैं। बीते 8 वर्षों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आज 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है। इसी प्रकार देश में 100 से ज्यादा वाटरवे भी विकसित किए जा रहे हैं। ये नए वाटरवे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर कायाकल्प करने में मदद करेगी। माननीय सदस्यगण, आज की दुनिया अनेक चुनौतियों पर गुजर रही है। दशकों पहले बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं की प्रासंगिकता और प्रभाव पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत देश बनकर उभर रहा है जो आज की विभाजित दुनिया को भी किसी रूप में जोड़ रहा है। आज भारत उन देशों में है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को भी फिर सतर्क कर रहे हैं। आज
दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रही है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत पूरी कोशिश की है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के सामूहिक समाधान तलाशे जाएं। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं करना चाहती, बल्कि ये पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों को लगभग G20 की बैठक आयोजित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, यह भारत के वैश्विक रिश्तों को बेहतरीन दौर है। हमने दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक के शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी भूमिका विस्तार किया है। अफगानिस्तान में भूकंप हो या श्रीलंका का संकट, हम सबके पहले मानवीय सहायता लेकर पहुंचे। भारत को लेकर आज जो सद्भाव है, उसका लाभ हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दौरान मिला है। संकट में फंसे हुए नागरिकों को हम इन देशों से सुरक्षित लेकर आए। इस दौरान भारत ने कई देशों के नागरिकों की मदद करने का अपना मानवीय स्वरूप भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। माननीय सदस्यगण, भारत ने आतंकवाद को लेकर जो बड़ी रुख अपनाया है, उसको भी आज दुनिया समझ रही है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार NSSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक में आयोजित की गई है, जिसमें भी भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि शांति अस्थायी तभी संभव है जबकि राजनीतिक और रणनीतिक रूप में सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत अनंत यात्रा, अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है। अपने हजारों वर्षों के अतीत की तरह ही आने वाली सदियों में ही भारत मानवीय सभ्यता और अविरल धारा की तरह अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटता अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म सदियों से विश्व को मार्गदर्शन करता रहा है और अपने आने वाली सदियों में भी विश्व को इसी तरह राह दिखाती रहेगी। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी और दौर में भी विलक्षण रहे हैं और ये आगे भी अक्षुण्ण बने रहेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें, जिसे दूसरा कोई आने वाले दिनों में भी करने के बारे में सोच रहा हो, वो हम भारतवासी पहले करके दिखाएं। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्य को आत्मसात करें जिससे कहा गया है कि सक्त छम सो मानसी जानताम, अर्थात हम सबके एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्वरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अनंत करण में एक दूसरे से जुड़े हुए हों। आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। अब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण संगोष्ठी के इस कार्यक्रम के हम सभी के आस्था के केंद्र परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संसद के संवेद सदन में दिए गए अभिभाषण का पाठ अभी यहां पर भारतीय जनता पार्टी बसारतपुर प्रथम
शक्ति केंद्र के 4 कार्यकर्ताओं ने यहां पर वाचन किया है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, कालीबाड़ी के महंत जी, शक्ति केंद्र के प्रभारी महानगर के महामंत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष और कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री अजय मणि त्रिपाठी जी, उपस्थित सभी इस शक्ति केंद्र के पदाधिकारीगण, महानगर और मंडल के पदाधिकारीगण, बूथ के अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस शक्ति केंद्र पर राष्ट्रपति जी के भाषण के वाचन के लिए इन चारों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसका वाचन किया है। और आप सबका भी मैं इसलिए अभिनंदन करूंगा कि आपने पूरे धैर्य के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी के इस पूरे अभिभाषण को सुना है। हम सब जानते हैं, संसद का वर्ष का पहला सत्र जो होता है उसकी शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से होती है और जो कुछ संसद में होता है उसी तर्ज पर फिर विधानसभाओं में भी होता है। विधानसभाओं में भी वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत वह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। अभिभाषण वास्तव में इसके 2 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। एक पक्ष सरकार की उपलब्धियों का होता है कि सरकार ने क्या किया है, कौन सी योजनाएं थी जो समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी थी और जिसको सरकार ने प्रभावी ढंग से अपने कार्यकाल के दौरान लागू किया है। और दूसरा है जो महत्वपूर्ण है, वह है कि हमारी भावी योजना क्या है, सरकार की दूसरी योजना क्या है, सरकार आगे क्या करने जा रही है। और इस मामले में देखेंगे, आपने अभिभाषण को देखा होगा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में पिछले लगभग 9 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। हर एक क्षेत्र में, वह खेती किसानी का से लेकर के किए जा रहे नए यहां पर नवाचार से संबंधित कोई मामला हो, परिवर्तन से संबंधित कोई मामला हो, उनके उत्थान और उनकी आय को कई गुना बढ़ाने से संबंधित कोई कार्य हो, या फिर निजी क्षेत्र को निजी सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष तक की यात्रा के लिए प्रेरित करने का कार्य रहा हो, एक लंबी छलांग भारत ने लगाई है। लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर प्रारंभ हुई है। आज हम सब इस बात को देखते हैं। हम लोग जब सांसद बने थे 1998 में, तब हम लोगों को 100 रसोई गैस के कनेक्शन मिलते थे। अनुमान कर सकते हैं, एक संसदीय क्षेत्र में जहां पर 20 लाख की आबादी उस समय रही होगी,
100 कनेक्शन से कितने लोगों को उससे लाभान्वित कर सकते थे। और आज आप देखते होंगे कि हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिन लोगों ने कभी नहीं देखा। विगत यानी 2016 से योजना चली और 2016 से 2023 के बीच में जब हम यहां पर खड़े हैं, आज देश के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। उससे पहले यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, अब बंधन नहीं होगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आवास योजना में भी स्थिति थी, 20,000 रुपये आवास के मिलते थे ग्रामीण क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास योजना में। आज ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय, यह आज ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में हर लाभार्थी परिवार को किया जा रहा है। और जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है। शहरी क्षेत्र में यह राशि 2.5 लाख रुपए की हो गई। पहले शहरी क्षेत्र के लिए कोई योजना नहीं होती थी। और अगर आप देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश में 52,77,000 परिवारों को इस सुविधा का लाभ दिया गया है। देश के अंदर 3.5 करोड़ परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे ही तमाम स्कीम हैं जो पहले नहीं मिल पाती थी, लेकिन विगत 9 वर्ष के दौरान बिना भेदभाव के मिलती हुई दिखाई दी है। इसमें कोई जाति का भेद नहीं, कोई क्षेत्र का नहीं, कोई भाषा का नहीं। यही तो है सबका साथ सबका विकास का, सबके विश्वास का और सबके प्रयास का। शासन की योजना सबको मिलेगी, योजना के साथ जोड़ने का जो अभिनव प्रयास हुआ, उन्हीं सब बातों को इस अभिभाषण के माध्यम से प्रस्तुत भी किया गया। अब याद करिए, कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बात कही थी, अपनी लाचारगी दिखाई थी कि हम 100 पैसा भेजते हैं और नीचे 15 पैसा ही प्राप्त हो पाता है। 85 पैसा बीच के दलाल खा जाते थे, एजेंट खा जाते थे, गरीब को नहीं मिल पाता था, लाभार्थी को नहीं मिल पाता था। यहां तक कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की राशि में भी लोग कमीशन लेते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। बीच में कोई नहीं ले सकता, कोई सेल नहीं लगा सकता है। सीधे उसके खाते में पैसा, हर योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के अकाउंट में जाएगा और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नकेल कसने का काम हुआ है। सामान्य दिनों में सरकार अपनी योजना बनाती है, लेकिन विपत्ति के समय भी सरकार किस मजबूती के साथ खड़ी रही, इसका उदाहरण आप सबके सामने। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। उत्तर प्रदेश के अंदर 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं और देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में देशवासियों को प्राप्त हुई है। इतना बड़ा वैक्सीन का ड्राइव दुनिया के अंदर कहीं और नहीं मिला है, कहीं नहीं देखने को मिला है और इतना सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मिला।
दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, लेकिन इतना सिस्टमेटिक तरीके से वैक्सीन के लिए कहीं कोई आपाधापी नहीं, हर व्यक्ति को मिला और बीमारी के अंदर 9 महीने के अंदर वैक्सीन का आ जाना एक नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। हम सब जानते हैं वैक्सीन कोरोना आया, प्रधानमंत्री जी 2 स्वदेशी वैक्सीन लेके आ गए जो दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है, और यह क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस से जूझता रहा। 1977 से लेकर 2017 तक 40 वर्षों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का मासूम दम तोड़ता रहा। न उनके लिए उपचार की व्यवस्था थी, न उनके लिए वैक्सीन की व्यवस्था ही हो पाई थी। वैक्सीन 2005-6 में आई, वह भी विदेश से आई, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान 9वें महीने वैक्सीन हर व्यक्ति को उपलब्ध होना प्रारंभ हो गया था। यह है सरकार की संवेदनशीलता। और कोई महामारी इससे पहले आती थी, ठीक 100 वर्ष पहले एक महामारी आई थी स्पेनिश फ्लू के नाम पे। 2.5 करोड़ से अधिक लोग मरे थे उस बीमारी से। अनुमान कर सकते हैं, गांव के गांव साफ हो गए थे। लेकिन कोरोना महामारी दुनिया की सबसे तीव्र फैलाव वाली महामारी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसे कैसे नियंत्रित किया गया, यह भी उदाहरण हम सबके सामने है। कोरोना प्रबंधन का जो उत्कृष्ट उदाहरण भारत ने प्रस्तुत किया, दुनिया ने उसको स्वीकारा। दुनिया के बड़े बड़े देश, साधन संपन्न देश भारत की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। WHO जैसी संस्थाओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ की और सबने इस बात को कहा कि भारत का कोरोना प्रबंधन उत्कृष्ट है, दुनिया के लिए अनुकरणीय है, एक संवेदनशील सरकारें करती है। लेकिन भाइयों बहनों, हर महामारी अपने साथ भूखमरी भी लेके आती थी। भूख से होने वाली मौत, क्योंकि जब हर व्यक्ति अपने लिए आबादी में बचाव के लिए उपाय करेगा, बाकी सब कुछ बंद हो जाता था। लेकिन कोरोना महामारी का सामना भी किया, दवा भी दी, वैक्सीन भी लेके आए, और वैक्सीन लेने के साथ साथ यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की कि कोई भूखों न मरने पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने किया है। यही तो लाभ है। हर व्यक्ति की जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी रही। हर एक क्षेत्र में, क्या गांव के लिए, क्या गरीब के लिए, क्या किसान के लिए, क्या नौजवान के लिए, क्या महिलाओं के लिए, समाज का हर तबका इससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई दिया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारत का वैश्विक मंच पर आज दबदबा बढ़ा है। आपने देखा होगा, अफगानिस्तान में जब अमेरिका भागा तो वहां सहायता के लिए भारत की ओर सब लोग देखने लगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब दुनिया के लोग वहां फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित निकालने की जब बात हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों देशों ने शीश खाया। भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस निकालने में सफल हुआ। और परिणाम क्या था? आज हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या दुनिया के अंदर कहीं भी, प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल का इंतजार हर एक देश को होता है, हर एक देश को होता है। आज भारत की सामर्थ्य की कमाल है। आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह में, पहले इटली के प्रधानमंत्री जी आए, फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी आए,
अभी 21-22 में जापान के प्रधानमंत्री जी भारत आ रहे हैं, भारत की यात्रा कर रहे हैं। ये नए भारत की नई तस्वीर है। और आजादी के अमृत काल में राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों के साथ देश के नागरिकों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए, हर घर तिरंगा उसका उदाहरण है। भारत की आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा आजादी के अमृत महोत्सव में पंच प्रण की बात की उन्होंने प्रत्येक नागरिक से। ये पंच प्रण क्या है? ये पंच प्रण है एक विकसित भारत का निर्माण करना, हमारे संकल्प का हिस्सा होना चाहिए पंच प्रण का विकसित भारत के निर्माण का। गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना। विरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, केदारनाथ में केदारनाथ धाम का निर्माण, महाकाल में महालोक का निर्माण। ये सभी विरासत का ही सम्मान है। आजादी के उन क्रांतिकारियों का सम्मान विरासत का सम्मान है। एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना। हम सब एक हैं, सबका साथ और सबका विकास का ये भाव उसी एकता का सूत्रपात करता है। तो नागरिकों का कर्तव्य भी, ये संविधान, हमारा संविधान हमें केवल अधिकार की ही बात नहीं करता है, हमारा संविधान हमें हमारे कर्तव्यों का एहसास भी कराता है कि हमारा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का एहसास भी कराता है। G20 जैसे देशों का नेतृत्व आज भारत कर रहा है आजादी के अमृत महोत्सव अमृत काल के अंदर। ये भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। और इसलिए जब हम सब आज प्रत्येक शक्ति केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के सही भाषण को वाचन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब हमारे सामने बातें सामने स्पष्ट होती हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरव गान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से फिर उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उन्हें खानदानी विरासत मिली है। बांटो और राज करो, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य वादों के आधार पर समाज को विभाजित करने की उनकी मानसिकता, ये विभाजन की और देश को ले जाने की जो कुत्सित प्रयास हैं, उनकी इन किसी भी उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। महामहिम राष्ट्रपति जी का यह भाषण भारत की 8-9 वर्षों की उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक नए भारत के निर्माण की 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, वो दुनिया को मार्ग दिखाने वाला भारत होगा, दुनिया को राह दिखाने वाला भारत होगा।
एक महाशक्ति संपन्न भारत होगा और उस महाशक्ति संपन्न भारत के निर्माण के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। अभिभाषण को न केवल वाचन बल्कि उसकी एक एक पंक्ति अपने आप में एक मंत्र की गूंज उसके अंदर सुनाई देती है, एक नए भारत की गूंज उसके अंदर सुनाई देती है। उसको उस रूप में हम अंगीकार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर बसारतपुर प्रथम के शक्ति केंद्र में जुटे हुए आप सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, बूथ अध्यक्षों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। महानगर अध्यक्ष जी को इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हर एक शक्ति केंद्र इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण को हर एक कार्यकर्ता तक और नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आभार ज्ञापन करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में हम सभी को आशीर्वाद वचन दिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का मैं आभार ज्ञापन करता हूं। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी का आभार ज्ञापन करता हूं। महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी का आभार ज्ञापन करता हूं और कालीबाड़ी के महंत जी का आभार ज्ञापन करता हूं। और आप सामने बैठे हुए सभी नागरिकगण, इस वार्ड के सम्मानित नागरिकगण और कार्यकर्ता बंधुओं का आभार ज्ञापन करता हूं। आभार ज्ञापन कर इस कार्यक्रम की समापन